नमस्कार दोस्तों। सहायक कुल सचिव परीक्षा की तैयारी की कड़ी में ये वीडियो आपकी डिमांड के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बनाया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 2018 की परीक्षा के बाद ये रिपोर्ट आई थी और ये एक विशद रिपोर्ट है जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसके महत्वपूर्ण सिफारिशों को इम्प्लीमेंट करना भी प्रारंभ कर दिया है। और ये शिक्षा नीति का असर विद्यालय की शिक्षा पर दिखाई पड़ रहा है, चाहे हायर एजुकेशन हो या स्कूल एजुकेशन हो। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 कहलाता है। इस नीति को बनाने के लिए एक समिति का गठन 2017 में किया गया था और यह इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के पूर्व प्रमुख थे, उनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को केंद्र सरकार को सौंप दिया था और केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में स्वीकार कर लिया था और सार्वजनिक रूप से जारी कर दिया था। और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इसके महत्वपूर्ण जो सिफारिशें हैं उसको चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएंगी और उसके सिफारिशों को आपने का असर भी देखने को मिला है। जैसे कि पहले शिक्षा विभाग को बोलते थे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD कहते थे। अब MHRD नाम खत्म कर दिया गया है। अब ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं है बल्कि उसके स्थान पर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो मेरा लेक्चर है या वीडियो है या टॉपिक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का टॉपिक है, वो एक वीडियो में पूरा नहीं होगा। शायद इसका एक अगला वीडियो मुझे और बनाना पड़ेगा क्योंकि ये एक बड़ी रिपोर्ट है और बड़ी रिपोर्ट होने के कारण इसमें बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में डिस्कशन किया जाना जरूरी है। कारण क्या है कि यह एक लॉन्ग आंसर के रूप में भी आ सकता है और निबंध में भी पूछा जा सकता है। तो आप इसके एक एक लाइन भी आप पढ़ लेंगे, उसका आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे, केवल एक एक लाइन लिख देंगे तो भी आपके 400 शब्दों से ज़्यादा का निबंध हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सरल भाषा में आपको बताऊँ। तो आपको बता दिया मैंने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य 1986 की शिक्षा नीति में संशोधन कर नया दृष्टिकोण का विकास करना था। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2020 की शिक्षा नीति से पहले 1986 की शिक्षा नीति हमारे देश में लागू थी। 1986 के बाद कोई भी पॉलिसी शिक्षा के संबंध में नहीं बनाई गई थी, उसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। तो उसको हटाकर एक नया दृष्टिकोण 2020 में लाया गया। इस NEP 2020 में स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के क्षेत्र में व्यापक सुधार प्रस्तुत किया गया। शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, लचीला और व्यवहारिक बनाने का उद्देश्य था। अब आता है कि NEP में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है स्कूली शिक्षा, सबसे अधिक चर्चा में आया था। देखिए 10+2 प्रणाली को इन्होंने 5+3+3+4, याद रखिएगा 5+3+3+4 संरचना में बदला गया। इसको सरल भाषा में कहें तो जो 5 है ये फाउंडेशन है, जो 3 है वो प्रिपरेटरी है, जो अगला 3 है वो मिडिल है, जो उसके बाद अगला 4 है वो सेकेंडरी है। 5 वर्ष हमारे फाउंडेशन के लिए होंगे। ये 5 वर्ष कब से प्रारंभ होंगे? जब कोई बच्चा 3 साल का हो जाएगा। यानी कि 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चे को हम फाउंडेशन के रूप में देखेंगे, उसकी हम फाउंडेशन तैयार करेंगे। यानी कि 3 से 6 साल तक तो हम आंगनवाड़ी में रखेंगे उसको, और 6 से 8
कक्षा 1 और कक्षा 2 परीक्षा पास कराएंगे। यानी कि पहले 5 साल, 3 साल का जब बच्चा होगा तो वो आंगनवाड़ी में जाएगा। 6 साल तक आंगनवाड़ी में देखभाल की जाएगी, उसके शरीर की, उसके एक्टिविटीज़ पर नज़र रखा जाएगा। और 6 जब साल का होगा बच्चा तब कक्षा 1 में एडमिशन होगा और 8 साल में 2 कक्षा पास करके उसके फाउंडेशन पर ध्यान रखा जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य बचपन का देखभाल और खेल एवं गतिविधियों पर आधारित शिक्षा दी जाएगी। यानी कि यह पढ़ाई का क्षेत्र नहीं होगा। 8 साल तक खेलकूद कराया जाएगा, एक्टिविटीज़ पर फोकस करेंगे और शुरुआती दौर पर आंगनवाड़ी में उसके बचपन की देखभाल करेंगे। 8 वर्ष से 11 वर्ष प्रिपरेटरी कहलाएगा। प्रारंभिक 8 से 11 वर्ष के बीच में वो कक्षा 3, 4 और 5 पास करेगा। इसमें उसे मातृभाषा में उसकी पढ़ाई कराई जाएगी, स्थानीय भाषा में पढ़ाई करी जाएगी। जो बच्चा जिस क्षेत्र में रहता है वहीं की भाषा में पढ़ेगा। फिर आता है 11 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में। इस बीच में वो 6, 7, 8 पास करेगा। इसको हम मिडिल क्लास कहते हैं और मिडिल क्लास में वोकेशनल शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। ध्यान रहे, क्लास 6 से वोकेशनल शिक्षा, और यहां तक कहा गया है क्लास 6 से उसे साइंस और वोकेशनल शिक्षा, डेटा साइंस वगैरह उसको पढ़ाया जाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और 14 से 18 के बीच में, जिसे बोलेंगे हम कक्षा 9, 10, 11, 12 का समय, इसमें बोर्ड परीक्षाएं होंगी और ये बोर्ड परीक्षाएं व्यवहारिक एवं ज्ञान आधारित की जाएंगी। तो आप समझ गए, 5 + 3 + 3 + 4, 3 साल की उम्र से स्टार्ट किया जाएगा और 18 साल की उम्र तक बच्चा 12 पास करके इस स्कूली शिक्षा को पूरा करेगा। इसके अंतर्गत स्कूली शिक्षा में कला, संगीत, खेल, जीवन कौशल, लाइफ स्किल पर जोर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा का मुख्य जोर ड्रॉप आउट को कम करना है। अगर कोई बच्चे ड्रॉप आउट करके छोड़ गए हैं स्कूल तो उनको फिर से प्रवेश दिलाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह भी है कि 100% तक GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को पूरा किया जाए। यानी कि इंटर तक के बच्चे को हम कोशिश करें कि वो फिर से स्कूल में आए और सभी बच्चे कम से कम कक्षा 12 तक अवश्य रूप से पढ़ें। इसको हम GER बोला गया। अभी मैंने बताया था कि कक्षा 6 से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट की जाएगी, तो कक्षा 6 से कोडिंग और इंटर्नशिप स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर कक्षा 6 के बाद कोई बच्चा वोकेशनल एजुकेशन लेता है, टेक्निकल एजुकेशन करता है, किसी व्यवसाय में पढ़ाई कर रहा है, तो उसको इंटर्नशिप भी दिलाया जाएगा किसी इंडस्ट्री में, ऑफिस में। और साइंस बच्चा या कोई बच्चा होगा उसे कोडिंग कराया जाएगा। अब अगला आता है उच्च शिक्षा। तो इतनी बात स्कूल शिक्षा के बारे में समझ गए। अगर आपने इतने पॉइंट लिख दिए तो स्वतः ही आपके एक पेज, पहला पेज भर जाएगा। दूसरा आता है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में क्या कहा गया, आपको मैंने पहले बताया था कि उच्च शिक्षा में 50% GER प्राप्त करने का लक्ष्य है 2035 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आप सुधार के सुझाव, जब प्रश्न आएगा कि उत्तर प्रदेश या भारत में उच्च शिक्षा के गिरते स्तर के क्या कारण है, उसमें सुधार के क्या उपाय करने चाहिए, तो आप NEP की रिकमेंडेशन को सुधार के उपाय में लिख सकते हैं और इसी से गिरते स्तर को बता सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में जो चीज़ नहीं है अभी तक, उसको 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में लाया गया। तो ये सुधार के उपाय के रूप में इन्हीं पॉइंट्स को आप कहीं पर भी डाल सकते हैं, ऐसे में शिक्षा के संबंध में किसी भी लेख में। तो देखिए, उस शिक्षा के बारे में पहला पॉइंट है, उस शिक्षा में 50% GER प्राप्त करना था। जैसे स्कूल शिक्षा में हमने कहा था कि 100% तक GER लाना है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। कोशिश करना है कि अगर 18 साल तक का कोई बच्चा है तो जितने भी देश की आबादी है 18 साल तक के बच्चों की, उसमें से सब के सब कक्षा 12 तक अपनी शिक्षा को प्राप्त कर ले। उस शिक्षा में कहा गया कि 2035 तक 50% GER प्राप्त कर लिया जाए। इसमें दूसरी विशेषता दी गई कि स्नातक की डिग्री 3 से 4 साल की होगी। तो क्यों आज भी देखिए 3 साल या 4 साल की स्नातक की डिग्री आज भी है। बीटेक स्नातक की डिग्री 4 साल की है और BA BCom की 3 साल की है। कुछ डिग्रियां 5 साल की हैं।
तो ये कहा गया, लेकिन इसमें एक फ़ायदा किया गया है। उन्होंने कहा कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट होगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का मतलब है कि आप जब 3 या 4 साल की डिग्री लेंगे स्नातक की, तो हर वर्ष में आपको कोई ना कोई प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। अगर आपने स्नातक का पहला साल पूरा किया, पहले क्या होता था, जब तक आप 3 साल पूरे नहीं करते थे तब तक डिग्री मिलती नहीं थी, आपका स्नातक माना नहीं जाता था। अब ऐसा होगा 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, अगर ग्रेजुएशन के पहले साल में है, पास कर लिया, तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा पहले साल में। दूसरा साल पास किया तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और आपने 3 या 4 साल पूरे कर लिए तो आपको डिग्री दे दी जाएगी। यानी कि स्नातक के 3 और 4 साल को अलग अलग रूप में बांट दिया गया है। उस शिक्षा में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी फॉरेन का आपका यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोल सकता है, अपना कार्यालय खोल सकता है, ताकि उस शिक्षा को बढ़ावा मिले। एमफिल पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया गया। देखिए, मैंने अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की क्या अर्थ है। तो देखा होगा कि मैंने उसमें एमफिल का इस्तेमाल कम से कम किया, क्योंकि मुझे पता था एमफिल पाठ्यक्रम समाप्त हो गया है। नहीं तो पहले एमफिल भी मांगा जाता था असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, और आपने अगर एमफिल पास कर लिया तो 2 नॉन कंपाउंड इंक्रीमेंट जोड़े जाते थे, 3 नॉन कंपाउंड इंक्रीमेंट जोड़े जाते थे। नेट क्वालिफाई करने में 2 नॉन कंपाउंड इंक्रीमेंट और एमफिल में 3 नॉन कंपाउंड इंक्रीमेंट। क्योंकि एमफिल समाप्त कर दिया गया, इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं किया। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जिससे अधिक से अधिक रिसर्च करने को प्रोत्साहन दिया जाए। यहाँ कहा गया है कि IIT IIM जैसे उच्च कोटि के विश्वविद्यालय हैं, वहाँ बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। बहुविषयक मतलब मल्टी डिसिप्लिन। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि जितने भी हिंदुस्तान में विश्वविद्यालय या कॉलेजेस हैं, वो कॉलेजेस केवल एक सब्जेक्ट या एक डिसिप्लिन के रूप में ना जाने जाए। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस है, तो केवल ये ना जाना जाए कि ये साइंस का विश्वविद्यालय है, ये साइंस का इंस्टीट्यूट है। कोई IIT केवल ये ना जाना जाए कि यहाँ केवल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। यानी कि IIT में आप मैनेजमेंट की क्लासेस भी चलाएं। IIT में आप आर्ट्स के MA इन इकोनॉमिक्स, MA इन कॉमर्स, MCOM मास्टर इन कॉमर्स, या इसके अलावा मास्टर इन साइकोलॉजी, मास्टर इन फिलॉसफी, यानी कि IIT अन्य विधाओं पर भी अपने कोर्स चलाए। ऐसे IIM, ऐसे ही नेशनल आपके लॉ कॉलेजेज हैं, उसमें ये अपेक्षा की जा रही है कि केवल लॉ की ही डिग्री न दी जाए, बल्कि वहाँ पर MBA कोर्स भी चलाए जाएं। ये 2020 की नीति का पालन करते हुए बहुत से लॉ कॉलेजेस, बहुत सी IIT MBA करा रहे हैं, और बहुत से लॉ कॉलेज MA भी करा रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का है, जिसमें बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देना बताया गया है। अगला पॉइंट है शिक्षक शिक्षा, टीचर्स एजुकेशन पर भी जोर दिया गया है, और ये कहा गया है कि 2030 तक B.Ed शिक्षक के लिए अनिवार्य योग्यता होगी। अभी जैसे सुनते हैं आप BTC, अभी आप सुनते हैं DLIT, या अन्य जो प्राइमरी एजुकेशन की योग्यताएं होते हैं, विशेष BTC, B.Ed। तो ये कहा गया है कि स्कूली शिक्षा के लिए, या आप कोई भी शिक्षा का शिक्षक के रूप में आप तैनात होते हैं, तो उसके लिए B.Ed अनिवार्य हो जाएगा। और B.Ed कितना होगा? 4 वर्षीय B.Ed होगा 2030 से। शिक्षकों की भर्ती एवं प्रशिक्षण में पारदर्शिता एवं सुधार के प्रयास करे जाएंगे। इसके लिए संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा। शिक्षकों को निर्णय लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी। तकनीकी और डिजिटल शिक्षा, 2020 की NEP में टेक्निकल एंड डिजिटल एजुकेशन को बहुत ही बढ़ावा दिया गया है। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दीक्षा, स्वयं, NPTEL जैसे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। वर्चुअल लैब और डिजिटल लर्निंग की बात कही गई है। सभी स्कूलों और कॉलेजों में ई पाठ्यक्रम, ई
पाठ्यक्रम करिकुलम और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। AIML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कहा है कि 2020 में कहा है कि अधिक से अधिक AI और ML पर बल दिया जाए। समावेशी और समान शिक्षा, समावेशी समान शिक्षा पिछड़ा आपका जिनके साथ पक्षपात होता है, जिनका अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में कम योगदान है, यानी कि योगदान नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे उनका कम अनुपात में उनको शामिल किया गया है, तो उनको बढ़ावा देने की बात कहा है, उनको एडवांटेज दिया जा रहा है। गरीब एवं वंचित वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं लाई जाए, ये लिखा गया है। विकलांग छात्रों के लिए सुविधाएं और संसाधन। जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना की गई है। जेंडर इंक्लूजन फंड महिलाओं एवं ट्रांसजेंडरों के लिए है कि इनको बढ़ावा दिया इनके शिक्षा के लिए। ODL को बढ़ावा है, ऑनलाइन या ओपन जो आपका लर्निंग सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया गया है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जिसे कहते हैं। स्ट्रीम की बाध्यता समाप्त। स्ट्रीम की बाध्यता समाप्त मतलब आपने देखा होगा अभी तक कोई भी साइंस का बच्चा कॉमर्स तो ले सकता था, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स का बच्चा साइंस नहीं प्रवेश ले पाता था जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाता था, लेकिन ये बाध्यता समाप्त हो गई। अब छात्र विज्ञान वाणिज्य कला को एक साथ ले सकते हैं। कहने का आशय ये है कि कोई भी बच्चा अगर BSc कर रहा है तो वो चाहे तो 1 या 2 सब्जेक्ट कॉमर्स और साइंस के भी ले सकता है, तो एक साथ अलग अलग स्ट्रीम की पढ़ाई की जा सकती है। इसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत और अन्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात कही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि इनके लिए अलग अलग संस्थान खोले जाएं और इन भाषाओं को भी बढ़ावा दिया जाए। एक देश एक नियामक, जैसे कि अभी हमारे देश में UGC है और UGC की जगह पर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात चल रही है कि संभावना है कि आपको भविष्य में ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये रिकमेंडेशन है और इस रिकमेंडेशन में बहुत जोरों से बात चल रही है कि हो सकता है कि एक नाम आ जाए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कहा गया एक देश एक नियामक। अभी बहुत से रेगुलेटरी एजेंसीज हैं। मेडिकल को रेगुलेट करने के लिए MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। लॉ के कॉलेजेस को रेगुलेट करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। आपका टेक्निकल एजुकेशन कंट्रोल करने के लिए ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन आपकी संस्था है। फार्मेसी के कॉलेजेस के कंट्रोल करने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। आपका एक्रेडिटेशन देने के लिए NAAC बनाया गया है, ठीक है ना। अभी विभिन्न संस्थाएं काम कर रही हैं, तो ये प्रयास किया जा रहा है। इसमें रिकमेंडेशन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, इसको आप हाईलाइट करके इसलिए लिखा है मैंने कि एक देश एक नियामक के रूप में आप उस शिक्षा में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात कही है। MHRD का नाम बदलकर MOU की बात कही गई थी, MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि सरकार ने कर दिया है। अभी HECI की स्थापना होना बाकी है, संभावना है बन जाएगा, लेकिन MHRD को बदल दिया है। अब हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नाम का विभाग मंत्रालय नहीं है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। पहले MHRD के अंदर एक विभाग था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अब पूरा ही मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। तो आपको इतने पॉइंट मैंने भाग 1 में बताए। जो पॉइंट छूट गए होंगे उसको हम भाग 2 में लेंगे। इससे आपका बहुत अच्छे से ये एक निबंध, एक लॉन्ग आंसर तैयार हो जाएगा और इनमें से कोई भी अलग अलग अगर कोई टिप्पणी आएगी तो भी आप कर लेंगे, आपको अच्छे अंक इसमें मिलेंगे। तो एजुकेशन के संबंध में इसका अगला वीडियो भाग 2 आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। बहुत बहुत धन्यवाद।